नमस्ते। आज हम बात करेंगे अबाउट द वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन वुमेन्स हेल्थ। यही एक चीज है जो हमारी मेंटल और फिजिकल हेल्थ को बहुत ही अफेक्ट करती है। यही एक चीज है जिसकी वजह से सास बहू के झगड़े होते हैं, माँ और बेटी के झगड़े होते हैं या फिर हस्बैंड एंड वाइफ के झगड़े होते हैं, एंड वो है हार्मोन्स। हमारे बॉडी में काफी सारे हार्मोन्स हैं, वो सिंक्रोनाइजेशन में काम करते हैं, जैसे कि एक ऑर्केस्ट्रा हो जो सिम्फनी बजाता है। तो अगर ऑर्केस्ट्रा में एक भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऊपर नीचे हो जाए या डिस्टर्ब हो जाए तो पूरा ऑर्केस्ट्रा डिस्टर्ब हो जाता है, उसका जो म्यूजिकल आउटकम है वो सही नहीं रहता है, हार्मोनियस नहीं रहता है। सेम वे हमारे बॉडी में भी जो हार्मोन्स है वो सही तरीके से सिंक्रोनाइजेशन में अगर वर्क नहीं करते, वो इन कोई भी एक हार्मोन भी इम्बैलेंस हो जाता है तो हमारी लाइफ में वो फिजिकल और मेंटल चैलेंजेस लेके आता है। तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे कि हार्मोन्स इम्बैलेंस कैसे होते हैं, उसके सिम्टम्स क्या रहते हैं और द अल्टीमेट वन टिप टू बैलेंस अवर हार्मोन्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वुमेन की लाइफ में काफी सारे स्टेजेस रहते हैं, जैसे कि पीरियड्स के आने के पहले का टाइम, पीरियड्स वाला टाइम, मेंस्ट्रुअल साइकिल वाला टाइम, फिर मेनोपॉज, प्री मेनोपॉज, मेनोपॉज एंड पोस्ट मेनोपॉज स्टेज। ऐसे काफी सारे स्टेजेस हमारी लाइफ में आते हैं। तो टॉकिंग अबाउट द मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो 28 दिन का साइकिल हमारे बॉडी में बनता है और इसमें काफी सारे हार्मोनल चेंजेस आते हैं हमारे बॉडी में। हार्मोनल इम्बैलेंस जो है वो हमारे अंदर काफी सारे इश्यूज लेके आता है। हमारे ब्लड शुगर लेवल्स है वो भी फ्लक्चुएट होते हैं, हमारा बीपी भी बहुत ही फ्लक्चुएट होता है और थायराइड में भी प्रॉब्लम आता है। और ये जब क्रोनिक कंडीशन रहती है, यानी कि ज्यादा टाइम तक अगर ये कंडीशन रहती है तो हमें हाइपोथायरॉयडिज्म या हाइपरथायरॉयडिज्म, डायबिटीज या फिर बीपी का भी इश्यू आ सकता है और हमें मेडिकेशन पे भी जाना पड़ सकता है। तो इन सब चीजों को अवॉइड करने के लिए ये सिंपल टिप्स से हम हमारे हार्मोन्स को बैलेंस कर सकते हैं और इन सारी कंडीशन से दूर रह सकते हैं। और मेनली हमारा जो फोकस रहता है वेट लॉस करना, टोन अप करना, शेप अप करना, तो वो हम सही तरीके से कर सकते हैं। और जो वेट लॉस होता है उसे हम सस्टेन भी कर सकते हैं, सस्टेनेबल रिजल्ट हमें मिल सकते हैं अगर हमने ये सिंपल टिप को फॉलो कर लिया। तो आज हम समझते हैं कि कैसे ग्रेसफुली हम इन हार्मोनल चेंजेस से डील कर सकते हैं। अभी हम बात करेंगे डिफरेंट हार्मोन्स और उसके इम्बैलेंस के सिम्टम्स के बारे में। तो फर्स्ट हम बात करते हैं अबाउट द कॉर्टिसोल, द स्ट्रेस हार्मोन। कॉर्टिसोल हार्मोन अगर इम्बैलेंस रहता है तो हमारा बेली फैट ज्यादा रहता है। हम कितना भी एक्सरसाइज कर ले, कितना भी डाइट कर ले, पर हमारा बेली फैट जो है वो कम नहीं होता है। दूसरा, हमारी स्लीप की क्वालिटी जो है वो सही नहीं रहती, यानी रेस्टफुल डीप स्लीप हमें नहीं आती है और इवन स्लीप के टाइमिंग्स हमारे डिस्टर्ब होते हैं। शुगरी फूड के क्रेविंग्स हमें ज्यादा रहता है, फैटी फूड से रहते हैं उसका क्रेविंग हमें ज्यादा रहता है। हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो हाई हो सकता है और हम बहुत ही स्ट्रेस फील करते हैं, एंशियस फील करते हैं, एक अजीब सी बेचैनी हम फील करते हैं। वी कैन फील फ्रीक्वेंट हेडेक अगर हमारा कॉर्टिसोल हार्मोन जो है वो इम्बैलेंस रहता है। सेकंड हार्मोन है इंसुलिन। इंसुलिन अगर इम्बैलेंस रहता है तो हमें बहुत ही ज्यादा भूख लगती रहती है बार बार, और स्पेशली हमें शुगर और कार्बोहाइड्रेट फूड्स जो रहते हैं उसके क्रेविंग ज्यादा होते हैं। दूसरा, हमारा वेट बहुत ही ज्यादा बढ़ता रहता है, उसका रीजन हमें समझ में नहीं आता, स्पेशली जो एब्डोमेन एरिया रहता है उसके आजू बाजू में फैट ज्यादा जमा होता है। तीसरा, हमें बार बार प्यास लगती है और यूरिनेशन भी बार बार होता है, बार बार हमें वॉशरूम यूज करना पड़ता है। चौथा, हमें थकान बहुत ही लगती है और लो एनर्जी लेवल फील करते हैं, क्योंकि इंसुलिन हार्मोन अगर इम्बैलेंस रहता है तो हमारे ब्लड शुगर लेवल्स जो है वो भी बहुत डिस्टर्ब रहते हैं। हमें कंसंट्रेशन में डिफिकल्टी आ सकती है, हमारा कंसंट्रेशन जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है और हमारे बॉडी में स्किन इश्यूज भी आते हैं, स्पेशली डार्क पैचेस, स्पेशली गले के पीछे वेलवेट स्किन जैसा होता है, मस्से आते हैं बॉडी में। और स्पेशली बच्चों में ये ज्यादा देखा जाता है कि गर्दन के पीछे उनके डार्क पैचेस रहते हैं, वेलवेट स्किन रहती है और हमें लगता है कि बच्चे ठीक तरह से नहाते नहीं है इसीलिए उनके गले में ये डार्क पैचेस है, बट वो इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से होता है। अंडर आर्म्स में और अंडर एरियाज में हमारी स्किन डार्क हो सकती है बिकॉज ऑफ द इंसुलिन इम्बैलेंस। तीसरा है लेप्टिन। लेप्टिन अगर इम्बैलेंस रहता है तो हमें भूख बहुत ही ज्यादा रहती है, हम ओवर ईटिंग करते हैं और हमारे स्लीप में भी डिफिकल्टी आती है, हमारे एनर्जी लेवल्स बहुत ही लो रहते हैं और वी फील रिड्यूस्ड इन मोटिवेशन, हमें मोटिवेशन बिल्कुल भी नहीं रहता है। हम कितने भी एफर्ट्स कर ले पर हम वेट लॉस नहीं कर पाते हैं एंड हमें हाई कैलोरी फूड्स जो रहते हैं उसका क्रेविंग बहुत ही ज्यादा रहता है। चौथा है गर्लिन। गर्लिन अगर इम्बैलेंस रहता है तो क्या होता है, हमें भूख बहुत ही ज्यादा फ्रिक्वेंटली लगती है और बहुत ही ज्यादा लगती है, इसलिए हम कोई भी डाइट प्लान फॉलो नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा हंगर और हमारे स्लीप पैटर्न जो रहते हैं वो बहुत ही डिस्टर्बेड रहते हैं और वेट लॉस का कोई भी प्रोग्राम हम कंसिस्टेंटली फॉलो नहीं कर पाते हैं। एंड पर्टिकुलरली हमारे बेली एरिया जो रहता है उसके आजू बाजू में फैट ज्यादा जमा होता है। पांचवा है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन इम्बैलेंस होता है तो हमारा वेट गेन बहुत ही ज्यादा होता है, स्पेशली थाइज है, हिप्स है और बेली एरिया जो है वहां पे फैट ज्यादा जमा होता है।
हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल जो रहती है वो डिस्टर्ब रहती है और हैवी पीरियड्स रहते हैं, हैवी फ्लो रहता है। मूड स्विंग्स बहुत ही होते हैं, एंग्जाइटी और डिप्रेशन भी फील करते हैं। ब्रेस्ट टेंडरनेस, इवन ब्रेस्ट में पानी भी बढ़ सकता है। लो लिबिडो यानी कि हमारा सेक्स ड्राइव जो रहता है वो बहुत ही लो हो जाता है। बहुत ही ज्यादा हम थकान महसूस कर सकते हैं और हमें सोने में भी दिक्कत आ सकती है। टेस्टोस्टेरोन इम्बैलेंस, ऑफकोर्स ये एक मेल हार्मोन है पर फीमेल के बॉडी में भी ये थोड़ा बहुत रहता है। तो टेस्टोस्टेरोन अगर इम्बैलेंस रहता है तो हमारा मसल मास जो है वो इम्पैक्ट होता है और हमारी स्ट्रेंथ जो है वो इम्पैक्ट होती है। थकान लगना, मूड स्विंग्स होना, एनर्जी लो फील करना, हेयर लॉस होना एंड लास्ट थायराइड इम्बैलेंस। थायराइड अगर इम्बैलेंस रहता है तो हमारा वेट गेन ड्रास्टिकली होता है और उसको हम जल्दी से कम भी नहीं कर पाते हैं। थकान लगना, लो एनर्जी लेवल्स फील होना, स्किन में इश्यूज आना, हेयर लॉस होना, मसल्स का वीक होना, डिप्रेशन फील करना, मूड में ऑलवेज लो फील करना, कॉन्स्टिपेटेड रहना, इम्यूनिटी वीक रहना, ड्राई स्किन एंड हेयर। तो ये सारे इश्यूज हम फेस कर सकते हैं अगर हमारे हार्मोन्स इम्बैलेंस रहते हैं। ये जो हार्मोनल इम्बैलेंस है उसके सिम्टम्स है वो जस्ट हमारे नॉलेज के लिए ताकि हम हमारे बॉडी को समझ सके, बट इट इज वेरी सिंपल टू बैलेंस देम। और वो हमारा एंशिएंट आयुर्वेदिक विजडम है, यानी कि फास्टिंग करना। हमारा बॉडी क्लॉक जो रहता है वो सन के साथ सिंक्रोनाइज रहता है। हमारा सर्कैडियन रिदम जो रहता है वो सन के साथ सिंक्रोनाइज रहता है। तो जब भी सन राइज होता है और सन सेट होता है, इस बीच का जो टाइम रहता है वही हमारा ईटिंग विंडो होना चाहिए। सनसेट से लेकर सनराइज तक हमें कुछ भी नहीं करना चाहिए। वो फास्टिंग विंडो अगर हम फॉलो करते हैं तो ये सारे हार्मोन्स बैलेंस हो सकते हैं। तो स्पेशली अगर वुमेन की बात करें तो हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल के अकॉर्डिंग अगर हम हमारा फास्टिंग विंडो रखते हैं तो हमें हेल्पफुल रहता है, बिकॉज हमारे जो मूड स्विंग्स होते हैं, हमारा जो क्रेविंग्स होता है वो भी स्विंग होता है उस वक्त, सो वो भी अप डाउन होता है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम हमारा ईटिंग विंडो और फास्टिंग विंडो रखते हैं तो बहुत ही इजी रहता है हमारे लिए फास्टिंग करना और ये सारे हार्मोन्स को बैलेंस करना भी इजी रहता है। हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल जो 28 डेज का रहता है उसमें फर्स्ट 10 डेज जो रहते हैं उस वक्त हमारे एस्ट्रोजन लेवल्स जो रहते हैं वो हाई रहते हैं। तो उस वक्त हमारे क्रेविंग्स जो रहते हैं वो कम रहते हैं, मेटाबॉलिज्म हमारा स्लो रहता है, साथ ही साथ क्रेविंग्स भी कम रहते हैं। तो उस वक्त अगर हम हमारा फास्टिंग विंडो जो है वो ज्यादा रखते हैं तो वो बहुत ही हेल्पफुल होता है हमारे हार्मोन्स को बैलेंस करने में। यानी कि सनसेट से लेके सनराइज के बीच में 16 आवर्स का अगर हम गैप रखते फास्टिंग विंडो रखते हैं, यानी कि सनराइज के बाद अगर हम 10 बजे खाना खाते हैं, फर्स्ट मील हमारा ब्रेकफास्ट जो रहता है वो 10 बजे लेते हैं और इवनिंग का डिनर हमारा 6 o'clock यानी कि अर्ली कर लेते हैं, तो हमारा फास्टिंग विंडो 16 आवर्स का हो जाता है, यानी कि हमारा इंटरमिटेंट फास्टिंग हो जाता है। सेकंड जो हमारा फेज़ रहता है 11 to 20 डेज़ वो रहता है ट्रांजिशन फेज़, यानी कि एस्ट्रोजन लेवल्स जो हमारे रहते हैं वो ड्रॉप होते हैं और प्रोजेस्टेरोन लेवल्स जो रहते हैं वो थोड़ा हाई धीरे धीरे बढ़ते हैं। तो उस वक्त हमें हमारा फास्टिंग विंडो जो है वो थोड़ा कम करना है, यानी 16 से उसको 14 आवर्स पे लेके आना है। यानी कि अगर डिनर हम रात को 7 बजे करते हैं तो मॉर्निंग में 9 o'clock हम हमारा ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से सेकंड ट्रांजिशन फेज जो रहता है उसमें थोड़ा सा फास्टिंग हमें कम करना है। लास्ट जो हमारा फेज रहता है वो रहता है 21 to 28 डेज और उस वक्त हमारे प्रोजेस्टेरोन लेवल्स बहुत ही हाई रहते हैं। तो उस वक्त जो है हमें क्रेविंग्स भी ज्यादा रहते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हमें हमारा फास्टिंग विंडो जो है वो 10 घंटे तक लेके आना है, यानी कि सनराइज से लेके सनसेट तक का जो ईटिंग विंडो है उसको हम ज्यादा कर सकते हैं उस वक्त, ताकि हमें ज्यादा क्रेविंग्स फील ना हो और हम फ्रस्ट्रेटेड फील ना करें। सो फर्स्ट 10 डेज का जो फेज रहता है उसमें 16 आवर्स फास्टिंग, सेकंड फेज जो रहता है यानी कि 11 to 20 डेज का वहां पे 14 आवर्स ऑफ फास्टिंग, और लास्ट जो फेज रहता है जो 21 to 28 डेज का रहता है उस वक्त हम 10 आवर्स to 12 आवर्स का फास्टिंग भी कर सकते हैं। इस तरह से अगर पीरियड साइकिल के अकॉर्डिंग, मेंस्ट्रुअल साइकिल के अकॉर्डिंग अगर हमने हमारा फास्टिंग विंडो और ईटिंग विंडो को एडजस्ट किया तो डेफिनेटली हम हमारे हार्मोन्स को बैलेंस कर सकते हैं। हाउएवर ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, यानी कि सबका ये अलग अलग रहता है। आपको आपके बॉडी को पहचानना है, उसके अकॉर्डिंग आपको आपका फास्टिंग विंडो और ईटिंग विंडो को सेट करना है ताकि आप अपने हार्मोन्स को बैलेंस कर सके। मिनिमम 90 डेज लगता है हमें हमारे बॉडी को वो चेंजेस करने में। तो डेफिनेटली तब तक हमें कंसिस्टेंटली ये फॉलो करना है। अगर इस तरह से कंसिस्टेंटली फॉलो कर लिया तो यू विल बी सरप्राइज विद द रिजल्ट्स। तो डेफिनेटली ये फॉलो कीजिए और शेयर कीजिए कि आपने क्या प्रोग्रेस नोटिस किया। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। सी यू एंड टेक केयर।